हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एनवीएस टीजीटी मैथ्स 2019 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन का 6th पार्ट देखेंगे और इसमें कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें ये, इसमें क्या कहा है, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर। तो हमें रियल नंबर लेने हैं, पॉजिटिव होने चाहिए, दैट मीन्स नेगेटिव नहीं रखना है। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया अलग अलग नंबर रखने हैं। तो मैंने मान लिया ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, क्योंकि मुझे तीनों नंबर अलग अलग रखने हैं, उसने कहा है डिस्टिंक्ट रखने हैं। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यू रखो, इसमें कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है वही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो हमने ए की वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर 1, बी की वैल्यू 2 रखी तो 2 का स्क्वायर 4, सी की वैल्यू 3 रखी तो 3 का स्क्वायर 9। कितना आ गया ये 14 हो गया। ठीक है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, तो कितना हो गया 2, 6, 8, 9, 10, 11, इधर आ गया 11। अब 14 और 11 के बीच में क्या रिलेशन है कि 14 इज ग्रेटर देन 11, तो ग्रेटर देन का ही साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 सही है। इसने कहा यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने निकाली 14, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 11, तो क्या लेस देन इक्वल्स टू लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, तो गलत हो गया। इन दोनों को अगर देखा जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या इक्वल टू लगा सकते हैं। अगर तीनों अलग अलग हैं तो क्या इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। लेस देन का साइन क्या लगा सकते हैं, इधर 14 इधर 11, लेस देन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, तो हमारा ऑप्शन 1 ही इसका आंसर आ जाएगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रखने हैं, पॉजिटिव और रियल नंबर रखने हैं। ठीक है, तो हमने 1, 2, 3 अपनी साइड से रख दिया और इसका आंसर हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज दिस। अगर आपको इसका प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की कंप्लीट वीडियोस चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अलग से प्लेलिस्ट सेक्शन में एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको जो भी ये वीडियोस अपलोड हो रही है वो सारी एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें कहा है मैक्सिमम सम ऑफ द सीरीज, ये हमें सीरीज दे रखी है, इसका हमें सम निकालना है। सीरीज क्या है, 20 प्लस 19 1/3 प्लस 18 2/3 प्लस 18 एंड सो ऑन। तो ऐसे तो हम कोई पैटर्न ध्यान नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा इसमें पैटर्न यूज हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, 19 इंटू 3 कितना हो गया 57 प्लस 1 58, तो इस चीज़ को लिख सकते हैं 58। ठीक, 18 × 54 और 2 56, तो ये हो गया 56/3। ये हो गया 18 को आप लिख सकते हो 54/3, 3 से 54 को अगर डिवाइड करोगे तो 18 ही मिलेगा। तो ये पैटर्न हमको मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 20 तो साइड में रखा, यहाँ से हमने 1/3 कॉमन ले लिया, तो ऊपर बचा 58 प्लस 56 प्लस 54। ठीक है, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये सारे इवन नंबर चल रहे हैं, 58 56 54 52 फिर 50 फिर 48 46 इस टाइप से आएंगे, तो लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। 0 लिखते भी हो तो 0 ही होगा ऐड, उसका कोई मतलब तो होगा नहीं, तो हमने सिर्फ 2 तक लिख लिया। ठीक है, ये बन गई हमारी एपी, इसका हम सम निकालते हैं। चाहे तो आप इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हो, अगर इसमें से आप 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 29, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो 28 हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 कॉमन लोगे तो 1। तो 1 से लेकर के 29 तक के जो नंबर्स हैं, अगर हम इनका डायरेक्ट सम निकालते हैं तो क्या होता है, इसे ऐसे मान लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 27 28 29 ऐसे आ गया। तो 1 से लेकर के 29 तक के सारे नंबर्स का अगर हमें सम निकालना है तो क्या होता है, ये होगा, फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1 2 3 अप टू सोन। नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। अगर आपके पास n नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। हमें कितनों का निकालना है, 1 से लेकर के 29 तक होगा, उल्टा ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐड ही तो करना है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है 29, तो क्या रख देंगे यहाँ पर 29 प्लस 1 हो जाएगा 30, 2 से 30 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। तो हमारा जो सम आ जाता है वो 29 इंटू 15 आ जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की 29 इंटू 15 आ जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई 2/3 से करना है, 20 इसमें ऐड करना है। 3 से 15 कट जाएगा 5 टाइम्स, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 10। 29 इंटू 10 कितना हो जाएगा 290, प्लस 20 करेंगे तो 310 इसका आंसर हो जाएगा। तो 310 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमें दे रखी है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। तो ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसके जो जीरोस हैं वो हमने बताने हैं। इसके क्या बताने हैं, जीरोस हमने बताने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि रूट्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, इक्वेशन के।
रूट्स किसके होते थे? इक्वेशन के। जब हम किसी भी चीज़ को इक्वल टू 0 कर देते तो वो रूट्स हैं। ज़ीरोज़ जो होते हैं वो होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, ठीक है। ज़ीरोज़ जो होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के होते हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं? ज़ीरोज़ का मतलब क्या है कि अगर हमें ये पॉलिनोमियल दी गई है तो x की कौन सी वैल्यू इसके अंदर रखें ताकि ये पूरी चीज़ जो हो जाए 0 बन जाए, तो उस वैल्यू को x की ज़ीरोज़ कहेंगे। क्या इस वैल्यू को इसके अंदर अगर रख दिया जाए x की जगह पर और ये पूरी चीज़ अगर 0 बन जाती है तो ये 2√3 इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी उसको 0 के इक्वल रख दिया। अगर इसको मैं 0 के इक्वल रख देती हूँ तो अब इसके जो भी मैं रूट्स निकालूंगी, अब इसके ज़ीरोज़ नहीं कहे जाएंगे, अब इसके रूट्स कहे जाएंगे, ठीक है। जब इक्वल टू 0 तो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन के हमेशा रूट्स निकलते हैं, तो अब इसके रूट्स कह सकते हैं हम। तो क्या होता है, इसके जो भी रूट्स होंगे, अगर उन रूट्स को मैं अल्फ़ा और बीटा मान लेती हूँ, उनका एडिशन करती हूँ, तो इसके जो भी रूट्स होंगे अगर उनको ऐड किया जाएगा तो उनका जो सम होगा वो किसके बराबर होता है? x का कोफिशिएंट -8 विद माइनस साइन अपॉन में x² का कोफिशिएंट दैट इज √3, यानी 8/√3 आना चाहिए। दोनों रूट्स को ऐड करके इतना आना चाहिए, और ये भी क्या है? रूट्स ही हैं। इनमें से किन दो ऑप्शंस को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे 8/√3 मिलेगा, ये मुझे अब चेक करना है, ठीक है। इससे भी हम चेक कर लेते हैं पहले। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है? 3 इंटू इसमें हो जाएगी तो 2 इंटू 3 प्लस 2/√3, तो ये आ जाता है 8/√3। तो फर्स्ट ऑप्शन ने तो हमें आंसर दिया। अगर फर्स्ट ऑप्शन में हम दोनों को ऐड करते हैं तो 8/√3 मिलेगा। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आपको मिल जाएगा 8/√3? नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर मिल रहा था, और अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूंगी तो मुझे 8/√3 नहीं मिलेगा। अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगी तो मुझे माइनस का 8/√3 मिलेगा, जो कि नहीं रख चाहिए। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तब भी हमें नहीं मिलेगा 8/√3, तो हमारा ऑप्शन तो पहले वाला ही सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा? अ सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर क्या होता है किसी भी सर्कल का? अगर हमने ये सर्कल बनाया है, ये सेंटर है, एक रेडियस ये बना दी, एक रेडियस ये बना दी, तो ये जो एरिया आया ये सर्कल का सेक्टर है। ये माइनर सेक्टर बना, और ये वाला जो ऊपर का पोर्शन आया है, ये वाला जो पोर्शन ऊपर वाला है, ये मेजर सेक्टर हुआ। ये वाला पोर्शन माइनर सेक्टर, ये वाला पोर्शन मेजर सेक्टर। तो सेक्टर बनता कैसे है? जब दो रेडियस को मिला दिया जाता है ना, दो रेडियस को मिला नहीं दिया जाता, जब दो रेडियस बना दी जाती हैं तो इस तरीके से दो सेक्टर बन गए, माइनर और मेजर सेक्टर। तो सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 15, इसकी जो रेडियस है वो 15 है, हैज़ द एंगल 120 डिग्री। ये जो सेक्टर है इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री उसने बोल दिया, ठीक है। अब अगर हमें ये वाली लेंथ निकालनी हो तो हमें क्या करना है? अब हमें ये वाली लेंथ निकालनी है, वो कैसे पता चलेगा? इट इज़ रोल्ड। ये जो सेक्टर उसने बनाया है उसको रोल किया, सो दैट टू बाउंडिंग रेडियाई, बाउंड करने वाली मतलब बंद करने वाली जो रेडियाई है, एक ये और एक ये, इन दोनों को अगर आपस में चिपका दिया जाए, तो कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी। ये काम खुद करके देख लेना। एक सर्कल वाला पेपर लेना और इस तरीके से एक हिस्सा उसमें से काटना, और इस वाले को इससे अगर आप ऐड कर दोगे तो एक सर्कुलर कोन, एक कोन बन के आपको मिल जाएगा, ठीक है। आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ कॉन, तो कॉन बन गया। तो हमें क्या करना है? कॉन की हाइट बतानी है। तो ये अगर नीचे वाला जो फेस होगा वो सेंटर होगा, नीचे वाला फेस जो होगा वो सर्कल होगा, उस सर्कल का सेंटर अगर यहाँ है और ये कोन का वर्टेक्स है, अगर इन दोनों को मिला देते हैं तो ये हाइट है जो कि हमें बतानी है। और ये जो इसकी रेडियस है, नीचे जो सर्कुलर पार्ट बनेगा उसकी रेडियस अगर स्मॉल आर है तो वो हमें पता करनी है। अब ये बात है, जब आप इससे कोन बनाओगे, इस चीज़ को ऐसे मिलाओगे, इस चीज़ को इससे मिला दोगे, तो ये वाली जो हाइट होगी, स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं, वो आपकी 15 हो जाएगी। जो ये रेडियस है कोन की, स्लैंट हाइट बन जाएगी 15। अब ये वाली जो है, ये वाली जो लंबाई है वो कहाँ आ जाएगी? क्योंकि ये पॉइंट इससे जोड़ दिया जाएगा। अभी ऐसे था, जब आप उसको यूँ करोगे तो नीचे एक सर्कुलर पार्ट बनेगा, इसकी वजह से वो सर्कुलर पार्ट बनेगा। तो ये जो लाइन है, ये जो लेंथ होगी, इसको इससे जोड़ देंगे तो ये जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? इसकी सरकमफेरेंस हो जाएगी। जो इस कोन के नीचे सर्कुलर पार्ट बनेगा उसकी सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू दिस। ये वाली लंबाई हमें निकालनी पड़ेगी इस वजह से। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सेक्टर के लिए क्या होता है? पूरी सरकमफेरेंस कितनी होती है किसी भी सर्कल की? 2 इंटू पाई इंटू आर, ये होती है। आर का मतलब ये रेडियस जो कि 15 दे रखा है, पाई का मतलब 22/7। लेकिन हमें सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए। कितना हिस्सा? इतना। अगर ये 120 है, पूरा कितना होता है? 360। तो
इसको मैं क्या कर दूं, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इतने वाला हिस्से की चाहिए ना, तो 120 एंगल जो बना हुआ है उसको हम पूरे 360 से डिवाइड कर देंगे। जो सेंटर पे 120 बना है उसको पूरे 360 से अगर डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ जो लेंथ आएगी वो इस हिस्से की मिलेगी। ठीक है, तो इससे गया 3 टाइम्स, 3 से जाएगा 5 टाइम्स, तो ये जो हमें मिल गया 2 × 22/7 × 5, ये क्या मिल गई, इस हिस्से की लेंथ मिल गई, ये वाली लेंथ हमें मिल गई। और इसी से हमने यहाँ पर क्या बनाया, ये नीचे का सर्कुलर पार्ट इसी लेंथ के बराबर है। तो इसकी रेडियस क्या है r, तो ये क्या एक सर्कुलर पार्ट है, उसकी जो सरकमफेरेंस होगी वो 2πr होगी और वो क्या होगी, इसके बराबर होगी, तो हमने इसे बराबर रख दिया। 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो r की जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है 5। तो यहाँ से हमें r की वैल्यू यानी ये जो लेंथ है वो हमें पता चल गई। ये अगर 5 है, ये अगर 15 है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो क्या हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो क्या होगा h² + r² दैट इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, h² + 5 का स्क्वायर, मत माइनस करो, इक्वल टू 15 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर। एक बार दोनों को ऐड कर दोगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ गया 200। इधर क्या है h², h² का मतलब अगर 200 है तो h को हमने h² को लिख दिया 2 × 100। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √2 × 10, या फिर आंसर हो जाएगा 10√2। तो आंसर हो जाएगा हमारा 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। इफ़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए स्ट्रेट लाइन, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारी ये स्ट्रेट लाइन है, अगर हमारी ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पर क्या किया गया है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाया गया है, और उसका जो फुट है ओरिजिन से इस पर हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया, इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बना दिया, और इसका जो फुट होगा वो ये होगा। अगर ये ऐसे है तो इसका चेहरा इधर होगा, पैर इधर होंगे, तो फुट कहाँ होगा, यहाँ, क्योंकि बनाया कहाँ गया है, ओरिजिन से। जब अपनी लंबाई नापते हो तो सर से ही तो नीचे की तरफ नापोगे, है ना, तो वही ओरिजिन से यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इतना। उसने कहा है कौन से पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर जिसका नाम है 3 - 4। तो ये जो बनाया गया है वो कैसे 3 - 4 पॉइंट पे बनाया गया है। ये पॉइंट हमें पता है ओरिजिन है, 0 0 है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। अब अगर हम इसकी स्लोप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इस लाइन की जो स्लोप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -4 - 0 यानी -4/3 - 0 यानी 3। करते क्या है, दिस माइनस दिस, यानी y में से y वाला पार्ट अपॉन x में से x वाला पार्ट अगर माइनस कर दो तो इस लाइन की स्लोप आ जाएगी। और ये लाइन क्योंकि परपेंडिकुलर हैं, ये और ये क्योंकि परपेंडिकुलर हैं, तो इसकी जो स्लोप होगी, अगर हमें इसकी स्लोप पता है m, तो इसकी जो स्लोप होती है वो होगी 1/m विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ये m की वैल्यू रख दी हमने -4/3, तो ये कितना हो जाता है 3/4। अगर इसकी जो स्लोप -4/3 है तो इसकी स्लोप 3/4 हो जाएगी। और हमें इस लाइन की ही इक्वेशन बतानी है। किसकी इक्वेशन बतानी है, इसकी। अगर हमें इसकी इक्वेशन बतानी है तो हमें इसकी स्लोप चाहिए थी। इसकी स्लोप हम नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पॉइंट पता था इस लाइन के ऊपर। तो हमने क्या किया, हमें इस लाइन का पता था कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट को माइनस करके हम इसकी स्लोप निकाल सकते थे। और अगर इसकी स्लोप पता है तो इसकी स्लोप हम निकाल सकते थे। क्यों, क्योंकि अगर इसकी स्लोप पता है और इसकी स्लोप हमें निकालनी है और दोनों लाइन जो है परपेंडिकुलर हैं, तो अगर इसकी स्लोप पता है -4/3 तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, -1/-4/3। क्यों, क्योंकि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, इसकी स्लोप अगर m1 है, इसकी स्लोप अगर m2 है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। ठीक, तो इसकी स्लोप पता थी, इसकी हमने निकाल ली -1/ इसकी स्लोप। ठीक, तो हमें स्लोप पता चल गई। तो हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, इसकी हमें स्लोप यानी m की वैल्यू भी पता है। ठीक, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी पता है। अगर हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है और हमें उस लाइन की स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो जिससे वो पास हो रही है, स्लोप पता है इस लाइन की और एक पॉइंट पता है इस लाइन के ऊपर, 3 - 4 इसी लाइन के ऊपर तो पॉइंट है, ये हमें पता है। तो लाइन की जो इक्वेशन हो जाती है वो हो जाती है y - y1 = mx - x1, जहाँ पर x1 y1 वो पॉइंट है जो इस लाइन के ऊपर होगा। x1 की वैल्यू तो 3 होगी तो हमने 3 पुट कर दिया,
y1 की वैल्यू -4 होगी तो हमने यहाँ -4 करते ही ये हो जाएगा, और m की वैल्यू उसने बता दी है 3/4 जो कि हमने निकाली है। ठीक, 4 × y + 16 = 3 × x 3 × 9 3 × 3 -9, ये -9 इधर आ गया तो 25 हो जाएगा। 16 + 9 25, ये क्या हो जाएगा 3x - 4y। ठीक है, अब देखो किससे मैच करता है। अब इसमें क्या है, ये वाला देखो, क्या ये वाला मैच करता है क्या इससे, 3x - 4y = 25, यही मैच कर रहा है, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इसकी एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट के सेक्शन में कंप्लीट एनवीएस का जो सॉल्यूशन है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। इंटीग्रेशन की वीडियोस आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो काफ़ी कुछ आपको प्लेलिस्ट में जाकर के अगर आप देखोगे, चेक करोगे, तो कुछ टॉपिक्स आपको वहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएंगे।